कल कहां पर टॉपिक गया था अपना? जा भाई, हम लोग कुछ जन्म नियंत्रण के तरीके पढ़ रहे थे ना। ये सब बतिया लेगा का जी। अच्छा सॉरी, कहाँ जा रही हो अभी? अरे हमें क्या पता किसी के मतलब माता पिता है। चलिए, ऐसा कुछ विशेष तो बने बोला भी नहीं है। देखो क्या कर रहे थे, बर्थ कंट्रोल कर रहे थे। टॉपिक को ध्यान में रखिएगा, बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं, सीधा सीधा जन्म होने से रोकना है। अब जन्म होने से क्यों रोकना है हमें? हर चीज के तरीके अलग होते हैं, कंडीशंस भी अलग होते हैं, ठीक है। जिसमें हमने कल बात किया था कि लगभग हमारे पास क्या है, 3 तरीके, ठीक है। एक को कहेंगे अस्थाई। अस्थाई मतलब कि जब चाहे तब बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहे तब अपने बच्चों की संख्या बढ़ा सकते हैं। एक होता है परमानेंट मेथड, यानी कि परमानेंट कर दिया तो कर दिया। और एक होता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब कि कुछ प्रेगनेंसी में गड़बड़ी होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, या फिर वो अनचाहा गर्भ होगा, उसकी हमें चाहत नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टरों की सहायता से भी अबॉर्शन ले सकते हैं। तो 3 तरीके हैं हमारे पास, जिसमें से कल हमने अस्थाई को तो खत्म ही कर दिया था। अस्थाई में 2 ही चीजें थी, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी किसके साथ होती है? नर के साथ। ट्यूबेक्टोमी मादा के साथ। तो वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है, तो जो वास डिफरेंस था, शुक्रवाहक जो था, उसको काट करके दोनों नलिका को अलग कर देंगे, शुक्राणु वृषण से आगे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मादा में क्या किया था, फैलोपियन नलिका को काट दिया था। वहां से क्या हो जाएगा कि अंडोत्सर्ग तो होगा लेकिन आगे अंडा नहीं पहुंचेगा, खत्म कहानी। एमटीपी को थोड़ा लास्ट में देखेंगे, फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्या हम लोग, अस्थाई तरीका। अस्थाई टेम्पररी मेथड है ये, यानी कि कुछ समय के लिए इस्तेमाल में आएगा। देखिए क्या क्या चीज है, डायग्राम पहले दिमाग में सेट करिएगा, आराम से सब कुछ बातें समझ में आ जाएगी। सबसे पहला इसको बोलते हैं प्राकृतिक, मतलब कि नेचुरल। दूसरा रोधक, इसको कहते हैं बैरियर। तीसरा रसायन, केमिकल। चौथा आईयूडी, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, बाद में लिख लेंगे आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। हिंदी में कहते हैं अंतः गर्भाशय युक्ति, जब एक एक करके पढ़ेंगे वहां पे लिखेंगे इसको। और 5वां हार्मोन। ये 5 तरीके हैं अपने पास, जिन 5 तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है कोई भी जोड़ा, और वो कुछ समय के लिए अस्थायी तरीके से क्या कर सकता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। टर्मिनेट मींस टाल सकता है, रोक सकता है। बात समझे? ध्यान दीजिए इधर, क्या बोला कि प्रेगनेंसी को रोकना है। क्यों रोकना है, इसके पीछे का कारण हमें पता है कि जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। डर किस बात का है, जनसंख्या विस्फोट होने का। और यदि जनसंख्या विस्फोट हो गया तो सारे लोग खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। उसी चीज को रोकना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे मेजर जो रोक सकते हैं, जन्म होने से यदि रोक दिया जाए तो कहीं ना कहीं सावधानी हो सकती है। अब जन्म होने से रोकने के लिए क्या करना होगा, तो 5 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। 5 तरीके में सबसे पहला है प्राकृतिक। अब प्राकृतिक का मतलब क्या होगा कि नेचुरल, इसमें किसी चीजों का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, और हम चाहें तो बच्चे को कंट्रोल कर सकते। दूसरा क्या है, रोधक। रोधक माने बैरियर, ब्रेकर। जैसे होता है ना कि रोड पे आप गाड़ी तेज चला रहे हो, तो क्या करना है, एक ब्रेकर बना देना, ऑटोमेटिक आप जाओगे तो वहां पे क्या हो जाएगी, गाड़ी स्लो कर देनी। वैसे ही हम क्या करेंगे, रास्ते में रुकावट डालेंगे। किसके रास्ते में रुकावट, दिक्कत कहां पे होगी, निषेचन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गर्भधारण हो जाएगा।
तो हम जो निषेचन होने का जो रास्ता है ना, उस रास्ते में क्या डालेंगे, बैरियर डालेंगे, रुकावट डालेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, उस केमिकल के इस्तेमाल से भी क्या किया जाएगा, निषेचन को रोका जाएगा। फिर आएगा क्या, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। डिवाइस का मतलब एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा मशीन, एक ऐसा यंत्र, है ना, मशीन तो नहीं कह सकते, एक छोटा सा यंत्र कह सकते हैं। इंट्रा, देखो यहीं पे लिख भी देते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। और हमने अक्सर आपको बताया है कि एक है इंट्रा, दूसरा है इंटर, है ना, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। इंट्रा, है ना, कहां चला गया, अंदर, इंटर माने बाहर, इंट्रा माने अंदर हो गया। यूटेराइन, यूटेराइन किसके लिए आता है, यूट्रस के लिए आता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः गर्भाशय युक्ति, यानी कि एक ऐसा यंत्र होगा जिसको कहां लगाया जाएगा, गर्भाशय के अंदर लगाया जाएगा, और वो यंत्र क्या करेगा, निषेचन होने नहीं देगा। ठीक है, ये पढ़ेंगे आईयूडी में। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हार्मोन्स, यानी कि कुछ हार्मोन्स डाले जाएंगे एक महिला के शरीर में, जिसकी वजह से निषेचन होने से रोका जाएगा। ये 5 तरीके हैं। बात समझ में आई? 5 तरीकों को स्टार्ट करें। सबसे पहला बात किसका आता है, नेचुरल का, यानी कि कुछ नेचुरल मेथड्स हैं, इसमें किसी भी चीज का कोई इस्तेमाल नहीं आएगा। जिसमें सबसे पहला बात करते हैं क्या हम लोग, लैक्टेशन एमिनोरिया। एमिनोरिया, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं स्तनपान अनार्त। समझिएगा इसका मतलब, इसका मतलब सीधा सीधा अभी हमने कहा था कि जब एक महिला अपने बच्चे को क्या करती है, जन्म देती है, तो जन्म देने के बाद वो क्या करेगी, बच्चे को दुग्ध पिलाएगी। ठीक है, और इस दुग्ध पिलाने के क्रम में जब तक वो मेजर दुग्ध पिलाती रहती है, उस महिला के अंदर आर्तव चक्र बंद रहता है। ऐसा नहीं है कि जब तक दुग्ध पिलाएगी तब तक बंद रहेगा। ठीक है, लेकिन जब तक क्या होता है कि एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा स्तनपान कर रहा होता है, ज्यादा से ज्यादा अपने मां का दुग्ध पी रहा होता है, उस समय तक की स्थिति को क्या कहा जाता है, स्तनपान अनार्तव। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय तक उस महिला के अंदर आर्तव चक्र बंद होता है। ठीक है, अब सोचो कि कोई एक नर है और एक मादा है। इस मादा ने अपने बच्चे को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद लगभग मान लिया जाए कि 1 वर्ष तक उस महिला के अंदर आर्तव चक्र बंद है। तो इस 1 वर्ष के दौरान यदि वो सहवास की क्रिया करेगा तो फायदा है। क्या फायदा है कि कभी भी निषेचन नहीं होगा। काहे निषेचन नहीं होगा, क्योंकि आर्तव चक्र क्या है, बंद है। बात समझ में आई? तो एक तरीका यह भी है कि यदि सहवास की क्रिया करनी है तो मुख्य रूप से जब इस महिला ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, उसके अंदर स्थिति कैसी है, स्तनपान अनार्तव की स्थिति है। इसी स्थिति में यदि सहवास की क्रिया करेंगे तो कभी भी गलती से भी निषेचन नहीं होगा। तो यह क्या एक तरीके से क्या है, नेचुरल मेथड, इसमें हमने कोई चीज का इस्तेमाल नहीं किया। बात समझ में आया? ये एमिनोरिया से याद रखिएगा, 2-3 वर्ड और आ जाता है इसके साथ। एक आता है डिस्मिनोरिया। ठीक है, डिस्मिनोरिया का मतलब क्या होता है कि जब आर्तव चक्र के दौरान किसी महिला को ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, होता है ऐसा कि किसी किसी को आर्तव चक्र के दौरान, पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होता है, उस स्थिति को कहा जाता है डिस्मिनोरिया। ठीक है, तो ज्यादा दर्द हो रहा है तो क्या बोला, डिस्मिनोरिया। एक होता है मिनोरिया। अब इस मिनोरिया का मतलब क्या होता है कि आर्तव चक्र के दौरान जब ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस ब्लीडिंग की स्थिति को क्या कहा जाता है, मिनोरिया। ठीक है, और एक तीसरा वर्ड है क्या हमारे पास, एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब क्या हो जाता है कि स्तनपान के दौरान आर्तव चक्र बंद है। इसी से जुड़ा हुआ वर्ड था, इसलिए आपको बता दिया, ध्यान में रहे तो रख लीजिएगा। मतलब किससे हमको, लैक्टेशन एमिनोरिया से। एमिनोरिया मतलब कि स्तनपान के दौरान आर्तव चक्र बंद है। डिस्मिनोरिया का मतलब क्या होता है कि आर्तव चक्र के दौरान किसी महिला को ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, डिस्मिनोरिया। उसके बाद मिनोरिया का मतलब क्या होता है कि जब ज्यादा से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है किसी महिला को, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस महिला को क्या प्रॉब्लम है, मिनोरिया का प्रॉब्लम है। बात समझ में आई? ये 3 वर्ड एक साथ में याद रख लीजिएगा। स्तनपान अनार्तव क्लियर हुआ? लिख पाओगे स्तनपान अनार्तव का मतलब एक ऐसा प्राकृतिक तरीका है जिस तरीके के दौरान यदि एक नर और मादा सहवास की क्रिया करे तो कभी भी अपने बच्चे को जन्म वो नहीं दे सकते, और वो स्थिति क्या कहलाती है, स्तनपान
अनार्तव ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्तनपान कराने के दौरान उस महिला के अंदर आर्तव चक्र बंद होगा। आर्तव चक्र बंद होगा तो क्या नहीं होगा? अंडोत्सर्ग नहीं होगा। अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो आगे निषेचन नहीं होगा। यानी कि इस दौरान वो सेक्स करे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो वो अपने बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। ये पहला तरीका है किसका? प्राकृतिक। लिखना है इसको। पहला हमने प्राकृतिक स्थिति खत्म किया है। दूसरा, आवधिक आत्मसंयम। ठीक है, अब देखो आवधिक आत्मसंयम का मतलब क्या होता है? हमने आर्तव चक्र पढ़ा था क्या? ठीक है, आर्तव चक्र को कितने भाग में बांटा था? 4 भाग में, 4 सप्ताह में बांटा था, क्योंकि मेजरली हमने देखा था क्या, ये 28 दिनों का ये आर्तव चक्र है। अब 28 दिनों को 4 भाग में हमने बांट दिया था। क्या था? 1 से 7। अच्छा सॉरी, वो 28 दिन वो आपने पढ़ने के क्रम में लिया था ना, अभी हम सप्ताह के हिसाब से कर रहे हैं। पहला सप्ताह 1 से 7, दूसरा क्या हो जाएगा? 14, 7 से 14, तीसरा क्या हो जाएगा? 21, चौथा क्या हो जाएगा? 28। ये हमने 7 दिन के आधार पे बांट दिया, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह। ठीक है, अब उसके बाद अंडोत्सर्ग कौन से दिन होता है? आर्तव चक्र के मध्य में 14वें दिन पर। ठीक है, इस डेट में क्या हो गया? अंडोत्सर्ग हो गया। तो डर तो यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अंडोत्सर्ग हो गया मतलब कि फैलोपियन नलिका में क्या चला गया? अंडाणु चला गया। अब अंडाणु जितना समय बिताएगा फैलोपियन नलिका में, उसके निषेचन की क्षमता क्या होती जाएगी? उतना ही कम होती जाएगी। तो डर क्या रहता है कि इधर 14 से लेकर के 21 के बीच में डर बना रहता है कि यहां से यदि एक नर ने वीर्य का स्खलन कर दिया 14वें दिन, तो उसके बाद तो इधर मेजर चांस है 21 दिन के बाद खुद अंडाणु ही ऐसी स्थिति में चला जाएगा कि वो निषेचन करने की क्षमता क्या होती जाएगी? उसकी कम। तो मेजर डर कहां पे है? 14 से 21 के बीच। और उससे पहले भी डर है, तो 1 हफ्ता इधर। क्यों? क्योंकि शुक्राणु की भी क्या होती है? अपनी क्षमता होती है कि वो मादा जननांग के अंदर कुछ समय तक, याद है 24 से 48 घंटा कुछ डेट टाइम बताया था, तो वो भी क्या रहता है? जिंदा रहता है। कभी कभार 48 घंटे को भी पार कर सकता है वो अपनी क्षमता के अनुसार। तो डॉक्टर भी कुछ सलाह देते हैं आपको कि यदि आप किसी तरह का कोई बैरियर या फिर कुछ केमिकल वगैरह नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो नेचुरल तरीका है कि आप क्या करिए कि अपने वाइफ के पीरियोडिक जो टेबल्स चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि टेबल का मतलब क्या कि वो हमेशा हर मंथ में चलता जा रहा है, उस टेबल की काउंटिंग करिए आप। और काउंटिंग के अनुसार जो ओव्यूलेशन डेट है उससे 1 वीक पहले आप सेक्सुअल इंटरकोर्स मत करिए और उससे 1 वीक बाद भी सेक्सुअल इंटरकोर्स मत करिए। उसके बाद क्या है? आप सेफ हैं। यानी कि ये इधर 21 से लेकर के 28 और इधर 1 से लेकर के 7, इन दोनों को क्या कहा जाता है? सेफ जोन। ठीक है, तो यदि कोई जोड़ा इस आर्तव चक्र को समझ ले और आर्तव चक्र को समझने के बाद अंडोत्सर्ग से 1 हफ्ता पहले सहवास की क्रिया बंद कर दे और 1 हफ्ता बाद भी सहवास की क्रिया को बंद रखे, तो इस बीच में वो क्या कर पाएगा? अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। क्या आ गया? आवधिक आत्म संयम, यानी कि अपने ऊपर ही क्या करना है? कंट्रोल करना है इस 14 दिनों तक। ये भी क्या है? एक नेचुरल मेथड है जिससे अपने बच्चे को न होने के लिए अपने आप को प्रेरित किया जा सकता है, मतलब कि सीधा सीधा सेल्फ कंट्रोल। तीसरा मेथड, अंतरित मैथुन। देखो मैथुन का मतलब क्या होता है कि एक नर अपने शिशन के द्वारा क्या करता है? वीर्य का स्खलन करता है। कहां पर कर रहा है वीर्य स्खलन? योनि भाग में, मादा योनि भाग में। और यदि मादा के योनि भाग में वीर्य का स्खलन हो गया, उस वीर्य में क्या मिलेगा? शुक्राणु, और वो चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। लेकिन यदि क्या किया जाए कि मैथुन की क्रिया के दौरान एक नर अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखे
जैसे ही वीर्य स्खलन की बारी आए तो उसके सिसन से वीर्य निकलने से पहले की स्थिति में क्या करना है, उसको सिसन को बाहर कर देना। यानी कि कुल मिला जुलाकर सिसन से वीर्य का स्खलन तो होगा, वीर्य स्खलन होगा, लेकिन ये वीर्य स्खलन कहां होगा, योनि भाग में कि बाहर? बाहर। अब सोचो वीर्य स्खलन यदि बाहर हो गया, योनि भाग में वीर्य गया ही नहीं, आगे निषेचन होगा क्या? नहीं। सहवास की क्रिया तो कर ली, लेकिन क्या किया उसने कि सही समय पर सिसन को बाहर किया, जिससे वीर्य स्खलन कहां पर हो गया, बाहर हो गया। उसने भी क्या कर लिया, अपने आप को बचा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी एक ये भी मेथड है, इस तरीके से भी अपने आप को कंट्रोल किया जा सकता है। ये तीनों के तीनों तरीके किसके हैं, प्राकृतिक के। ठीक है, समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही मुंडी हिला रहे हो सब? समझ में आ रहा है? जब पूछिएगा तो सर उस समय लड्डू गोपाल है। मोहन कौन बतिया रहा है जी? भुनभुनाने की बीमारी ना जाएगी। हाँ, ये बात की कैसे पता चलेगा कि वीर्य स्खलन होगा? उस समय उत्तेजनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, जैसे वोमिट होने से पहले, उल्टी होने से पहले आपको फील हो जाता है क्या? जस्ट वैसा ही कुछ फील आ जाता है कि अब वीर्य का स्खलन होने वाला, उत्तेजनाएं काफी तेजी बढ़ जाती है। कुछ ऐसा फील भी होता है अंदर से कि सिसन से कुछ बाहर निकलने वाला, यानी कि कुछ तरल पदार्थ बाहर आने वाला, बस उसी में कंट्रोल करना है बस। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड क्या है, बैरियर। बैरियर का मतलब सीधा सीधा पहले तो बच्चा याद रखना कि क्या होना चाहिए। एक वर्ड अगर हम देना चाहें इसको तो दे सकते हैं क्या, अवरोध। अवरोध माने रुकावट। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, एक अवरोध लगाने वाले, और उस अवरोध को कहां पर लगाया जाएगा, तो निषेचन के रास्ते में लगाया जाएगा। यानी निषेचन होने से किसी तरीके से रोकना है, और रोकने के लिए हम किसी न किसी वस्तु का प्रयोग करेंगे, और जिसका प्रयोग करेंगे उसी को नाम देते हैं क्या, रोधक। इससे पहले भी हमने रोका है निषेचन होने से, लेकिन किसी चीज का प्रयोग किया था क्या, नहीं, इसलिए वो प्राकृतिक था। यहां पर किसी वस्तु का प्रयोग करेंगे, इसलिए क्या बोलते हैं, रोधक। जैसे एग्जाम्पल पे याद रखिएगा, कॉन्डम। ठीक है, दूसरा वोल्ट, तीसरा सर्विकल कैप, चौथा डायाफ्राम। ये चार चीजें हैं जो बैरियर के रूप में इस्तेमाल में लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्डम जो है ये दो तरीके के हो जाते हैं। एक तो अब हिंदी में कहते हैं तो क्या पढ़ते हैं, कंडोम। ठीक है, दूसरे को पढ़ते हैं फेमिडोम। इधर कॉन्डम जो होता है कौन यूज करता है, मेल, और फेमिडोम को कौन यूज करता है, ठीक है। अब सुनो, थोड़ा सा ध्यान दो कि ये कॉन्डम क्या होता है। तो इसके बारे में एक बिंदु आप याद रखिएगा कि ये एक लैटेक्स का बना हुआ आवरण है, लैटेक्स का बना आवरण, जिसका इस्तेमाल एक नर भी करता है और एक मादा भी करती है। नर कहां पर करेगा, तो नर अपने सिसन के ऊपर इस आवरण को पहनेगा और उसके बाद क्या करेगा, सहवास की क्रिया करेगा। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही वीर्य स्खलन होगा, यानी कि हमने कहा कि ये एक सिसन हो गया, ठीक है, अब यहां वीर्य का स्खलन होने वाला, इसके ऊपर क्या चढ़ा है, एक आवरण। ठीक है, और इस आवरण को क्या नाम दे रखा है, कॉन्डम। ठीक है, जब वीर्य स्खलन होगा तो वो इस थैले में ही रह जाएगा वीर्य। ठीक है, वो मादा योनि भाग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो क्या कर दिया, बीच में रुकावट लगा दिया क्या। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉन्डम जिसका इस्तेमाल कर रहा है कौन, एक नर। ठीक है, अब एक होता है क्या, फेमिडोम। फेमिडोम को कहां पर लगाया जाता है, देखो तो फेमिडोम इस्तेमाल करती है कौन, एक महिला। ये गर्भ, गर्भ के नीचे क्या आ गया, ग्रीवा, ग्रीवा के भाग क्या आ गया, योनि भाग। ठीक है, अब एक फेमिडोम होता है जो अंदर से पैक्ड होता है, कुछ ऐसे, ये वाला एरिया पैक रहेगा, ठीक है, और ये वाला एरिया ओपन रहेगा। अब इसी भाग में क्या करेगा, नर अपने सिसन का प्रवेश कराएगा। जब वीर्य स्खलन होगा तो वो इसी झिल्ली के अंदर रह जाएगा, वो इसी लेटेक्स के आवरण के अंदर रह जाएगा। बाद में क्या कर दिया जाएगा, इस फेमिडोम को खींच करके बाहर कर दिया जाएगा। अब वीर्य क्या योनि भाग में आया क्या, नहीं आया, वो कहां रह गया, उसी लेटेक्स के आवरण के अंदर रह गया। तो यहां भी क्या कर दिया हमने, एक रुकावट पैदा कर दिया।
तो ये क्या है, दोनों की दोनों कहानी सेम होती है, बशर्ते अंतर क्या होता है कि कॉन्डोम कौन इस्तेमाल में लेता है, एक नर कहां पर, अपने सीसन भाग में। उसके बाद फेमिडोम का इस्तेमाल कौन करता है, एक मादा, इसको कहां पर लगाती है, एक योनि के भाग में। ठीक है, डन। तो ये कॉन्डोम क्या कर रहा है, वीर्य को मादा योनि भाग में जाने से रोक रहा है। तीसरा है बोल्ट, फिर सर्विकल कैप, फिर डायाफ्राम। तीनों एक ही जैसा है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। देखो ये पिक्चर है बोल्ट का, ये हो गया सर्विकल कैप, और ये हो गया डायाफ्राम। ठीक है, आकार के हिसाब से बताया। अब इसको लगाते कैसे वो देखिएगा, तीनों को एक साथ ही बताते हैं, बशर्ते तीनों को एक साथ में लगाया नहीं जाता है। देखिए देखो, तीनों के तीनों क्या करेंगे, रास्ते में लगाए जाएंगे, मादा के भाग में लगाए जाएंगे। कैसे लगाते हैं वो देखिएगा। ये वोल्ट जो है ये लगाया जाता है योनि भाग में, इधर। अब लगा दिया जाएगा तो ये एरिया पैक इधर। अब वीर्य स्खलन होगा भी तो वो ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो कोई महिला किसका इस्तेमाल कर सकती है, बोल्ट का इस्तेमाल कर सकती है। बोल्ट को कहां लगाया जाएगा, मादा योनि भाग के ठीक पीछे लगाया जाता है। अब उससे फायदा क्या होगा कि जब ऐसे ही एक नर क्या करेगा, वीर्य स्खलन करेगा, इस वीर्य को आगे जाने से ये रोकेगा। ठीक है, दूसरा है कौन, सर्विकल कैप। सर्विकल कैप में ही नाम आ रहा है क्या, सर्विक्स। सर्विक्स माने ग्रीवा, इसको लगाया जाता है कहां पे, ग्रीवा के भाग में। सेम ये भी वही काम करता है। अब अगर ये नहीं रहेगा तो सोचो कि वीर्य का स्खलन तो हुआ, लेकिन क्या वो ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। यहां से भी रोक लिया। और सबसे बड़ा साइज में होता है कौन, डायाफ्राम। इसको लगाया जाता है इस गर्भाशय के पास, जहां से कहीं ना कहीं रास्ता है किसके लिए जाने के लिए, फैलोपियन नलिका में जाने के लिए। तो यहां पर लगा दिया। अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया तो डायाफ्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर वीर्य यहां पर आ भी गया तो वीर्य अगर फैलोपियन नलिका में आगे नहीं जा पाएगा। कुल मिला जुला कर के तीन परिस्थितियां और है हमारे पास। एक है सर्विकल कैप, जिसको लगाते हैं कहां पे, सर्विक्स में। एक होता है बोल्ट, जिसको कहां पर लगाया जाता है, योनि भाग में। एक होता है डायाफ्राम, इसको कहां पर लगाया जाता है, तो गर्भाशय के भाग में। डन। ये चारों खत्म। ये चारों के चारों क्या है, आपके बैरियर्स हैं। ये रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, इसके बीच में रुकावट पैदा करते हैं, एक शुक्राणु और एक अंडाणु के बीच में रुकावट पैदा करने का काम करते हैं। चलो, बैरियर भी खत्म कर लिया। अब क्या है हमारे पास, रसायन, यानी कि कुछ केमिकल का यूज करेंगे, और उस केमिकल के यूज से क्या करने वाले हैं, बर्थ को कंट्रोल करने वाले, रोकने वाले हैं जन्म को। सबसे पहले ना उस केमिकल का नाम जानते हैं कि कौन कौन केमिकल है। देखिए, पहला केमिकल है जिंक सल्फेट, मूवन। दूसरा लैक्टिक एसिड, और तीसरा बोरिक एसिड। ये तीन केमिकल यूज में लिए जाते हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों केमिकल के फॉर्म में नहीं रहते। ठीक है, मार्केट में कैसे मिलेगा, ठीक है, तो मार्केट में तीन तरीके से मिल सकता है ये। पहला, या तो फोम के रूप में मिलेगा। दूसरा, या तो पेस्ट के रूप में मिलेगा। तीसरा, या तो जेल के रूप में मिलेगा। सुनो ध्यान से, मलहम समझते हो, ठीक है, उसी तरीके से ये फोम के फॉर्म में मिलेगा। फोम, जैसे वो शादी विवाह के पार्टी में एक फोम का यूज करते हैं ना, क्या स्प्रे मारते हैं तो फोम निकलता है, उस टाइप का मिल सकता है फोम। या तो पेस्ट के रूप में, पेस्ट मतलब जैसे हम पेस्ट यूज करते हैं, क्रीम वगैरह लगाते हैं चेहरे पे, उस टाइप का मिलेगा। या तो जेल, जेल माने और भी वैसे एलोवेरा जेल होता है ना, उस टाइप का। तो ये तीन तरीके से मिल सकता है, फोम, या तो पेस्ट, या तो जेल। चाहे फोम के रूप में आप खरीदिए, पेस्ट के रूप में खरीदिए, या जेल के रूप में खरीदिए, इसमें जो केमिकल्स होगा, जिंक सल्फेट हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है, या तो बोरिक एसिड हो सकता है। ठीक है, अब करना क्या होता है, तो जैसे ही एक नर एक जोड़ा सहवास की क्रिया करेंगे, उस सहवास की क्रिया के दौरान अपने जननांगों पर
या तो फोम का, या तो पेस्ट का, या तो जेल का इस्तेमाल करेंगे, वो मादा भी और वो नर भी। अब इससे फायदा क्या होगा कि सोचो, एक नर ने अपने सीसन पर किसका इस्तेमाल किया, फोम का, या तो पेस्ट का, या तो जेल का। मतलब इससे नहीं है, मतलब किससे है कि उसमें क्या होगा, या तो जिंक सल्फेट होगा, या तो लैक्टिक एसिड होगा, या तो बोरिक एसिड होगा। अब सोचो जरा, इधर हो गया क्या, ग्रीवा, इधर हो गया योनि भाग, ठीक है, और यहां पर सहवास की क्रिया की एक नर ने, लेकिन कहीं ना कहीं इस केमिकल का यूज कर दिया। अब केमिकल के यूज करने से सोचो कि यहां का वातावरण कैसा हो जाएगा, एसिडिक नहीं हो जाएगा क्या, अम्लीय हो जाएगा क्या, ठीक है, चलो अम्लीय वातावरण हो गया यहाँ का, और उसी समय का हो गया, वीर्य का स्खलन हो जाएगा। बताओ कि वीर्य में शुक्राणु जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? अब बताओ, निषेचन होगा? नहीं होगा। तो ये है क्या आपका केमिकल। बात समझ में आया? चलो, रसायन का भी काम खत्म हो गया। अब बचे कौन? आईयूडी और हार्मोन। चौथा लेके चलते हैं, आईयूडी। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, हिंदी में अंतः गर्भाशय युक्ति। यानी कि एक ऐसा उपकरण होगा, एक ऐसा यंत्र होगा जिसको कहां पर लगाया जाएगा? गर्भाशय के अंदर लगाया जाएगा, और वो यंत्र क्या करेगा? सीधा सा वही काम करेगा, निषेचन होने से रोकेगा। कैसे? आइए बात करते हैं। तो ये जो आईयूडी होती है, पहले याद रखना कि आईयूडी दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं कॉपर आईयूडी, या इसको पूरा कहें तो कॉपर स्रावी आईयूडी। दूसरा, ये कौन गुनगुना रही है जी? कोई गलियारे में है क्या? चलो, दो प्रकार की आईयूडी है। किसने क्या करना है? कलम रोक बाबू, कलम रोको, कलम रोको। समय देते हैं ना लास्ट में? कुछ लिख रहे हो तो कॉपी चेक करवाए, कहां तक लिखे हो आप लोग? दूर रहो, समझ लिया करो पहले, ठीक है। क्या बोला? एक ऐसा यंत्र जिसको लगाया जाएगा कहां पे? गर्भाशय के अंदर। इसीलिए क्या बोला? अंतः गर्भाशय युक्ति। अब ये है दो प्रकार के। एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जिसको हमने नाम दिया है कॉपर स्रावी आईयूडी। यानी कि मान लिया जाए कि ये कोई यंत्र होगा, आई क्या करेगा? स्राव करेगा। किसका स्राव करेगा? कॉपर का स्राव करेगा। डन। दूसरा, एक ऐसा आईयूडी होगा जो किसका स्राव करेगा? हार्मोन का स्राव करेगा। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं इसको हम। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं कि जो कॉपर स्रावित करने वाली आईयूडी है वो कौन कौन सी है। एक है कॉपर टी, कॉपर टी। दूसरा है कॉपर 7। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं किसके? कॉपर आईयूडी के, है ना। घर में महिला लोग या फिर आपने नाम सुना होगा ना, कपटी। कपटी कहती हैं लोग, लेकिन वो कपटी जानते हो क्या होता है? एक्चुअल में कॉपर टी होता है। कोई आया है क्या इधर? क्या बोला? कि एक ऐसा डिवाइस जो क्या स्रावित करेगा? कॉपर। ठीक है, अब ये कॉपर स्रावित करने वाले जो डिवाइस है उनके नाम दो हैं। पहला है कॉपर टी, दूसरा है कॉपर 7। और इसी कॉपर टी को महिलाएं किस नाम से जानती हैं? कपटी के नाम से, जो नाम आपने सुना भी है। ठीक है, अब सुनो, इसको टी जानते हो काहे कहते हैं? ये टी के जैसा होता ही है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ये टी के शेप में ही होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? कॉपर टी। अब देखो ये करेंगी क्या, वो आएगा बाद में। फिलहाल इसका एग्जांपल देखें। हाँ जाइए ना।
हार्मोन आईओडी की बात करें, देखो एक है प्रोजेस्टा सर्ट, प्रोजेस्टा सर्ट, और दूसरा है LNZ-20। ये दो एग्जांपल इसका भी याद रखिएगा। अभी सब काम कैसे करेगा, काम की बात अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। यहां तक बात क्लियर हुआ? ये एक ऐसा डिवाइस जो लगेगा गर्भाशय के अंदर, ये क्या करेंगे पता नहीं, कि शुक्राणु के साथ क्या करेंगे हमें कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि एक ऐसी यंत्र होगी जो क्या स्रावित करने वाली है, कॉपर, और एक ऐसा यंत्र होगा जो क्या स्रावित करने वाला है, हार्मोन। ठीक है, अब सुनो कि ये दोनों की दोनों क्या स्रावित करेंगी, कॉपर। ठीक है, इन दोनों में क्या स्रावित होने वाला है, हार्मोन। कॉपर तो चलो ठीक है, लेकिन हार्मोन कौन सा स्रावित होगा? तो एक के नाम में ही क्या आ रहा है, प्रोजेस्टा सर्ट, तो ये क्या स्रावित करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और LNZ-20 है, ये दोनों स्रावित करेगा, प्रोजेस्टेरॉन भी स्रावित करेगा और एस्ट्रोजन भी स्रावित करेगा। यहां तक की बात क्लियर हुई? अब आगे कहानी क्या चलेगी वो बता रहे हैं थोड़ी देर बाद, लिखना नहीं ना किसी को। अब सुनो, देखो कहां लगेगा ये सारा का सारा, चार डिवाइस हमने देखा, एक है कॉपर टी, दूसरा कॉपर 7, फिर प्रोजेस्टा सर्ट, उसके बाद LNZ-20। ये चारों के चारों कहां लगने वाले हैं, अंतः गर्भाशय, गर्भाशय के अंदर। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि ये जो कॉपर स्रावित हो रहा है ना, एक यंत्र है जो टी के आकार का है, इसलिए हमने नाम दे दिया कॉपर टी, यहां से धागे लगे होते हैं। अब इसको कैसे प्लांट किया जाता है, मतलब कि गर्भ में कैसे लगाया जाता है, वो स्थिति देखना चाहो ना तो जाकर देख लीजिएगा, सर्च करिएगा, मिल जाएगा आपको छोटा सा वीडियो कि प्लांटेशन ऑफ कॉपर टी, या कॉपर टी को कैसे लगाया जाता है। बहुत इजी मेथड होता है। ये यहाँ से बैंड हो जाता है, एक पाइप के द्वारा छोटी सी ट्यूब होती है, इसको बैंड कर दिया जाता है, ये मुड़ जाता है, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। अब इसको क्या करते हैं, गर्भाशय में डाल करके और इस पाइप को खींच लिया जाता है। जैसे ही खींचा जाएगा पाइप, ये दोनों सिरा खुल जाता है। ठीक है, अब इसको लगाया कहां, देखो ऐसे गर्भ में लगा दिया, इस तरीके से गर्भ में जाकर के ये रोपित कर दिया इसको। अब फायदा क्या होगा, ये धागे लटके रहते हैं। ठीक है, ये योनि भाग से बाहर भी हो सकते हैं ये धागे। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही इसको खींचा जाएगा नीचे की तरफ, ये दोनों, इसका जो बाजू है ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा और आसानी से ये नीचे आ जाएगा। कॉपर टी लगाने के लिए तो डॉक्टर की सहायता पड़ती है, निकालने के लिए आप स्वयं इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, ये कॉपर टी लगा हुआ है, लगातार यहाँ पे क्या स्रावित हो रहा है, कॉपर। ठीक है ना, पहले ही बोला है कि ये क्या स्रावित करेगा, कॉपर को स्रावित करेगा। लगाने के बाद या जिस महिला में कॉपर टी लगाया गया है या तो कॉपर 7 लगाया गया है, दोनों का दोनों काम क्या करेगा, यहाँ पे कॉपर स्रावित करेगा। एक नर ने क्या किया, वीर्य का स्खलन किया। इस वीर्य में कौन होगा, एक शुक्राणु होगा। इस शुक्राणु में क्या होगा, इसका माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे मुख्य क्या है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। ये कॉपर जाके तहस नहस कर देगा इसके माइटोकॉन्ड्रिया को। सेम वही कहानी आ गई क्या? ठीक है, तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया के नष्ट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, जो गतिशील शुक्राणु था अब वो क्या हो जाएगा, अगतिशील हो जाएगा। उसकी मतलब की गति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो रुक जाएगी तो आगे नहीं जा पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, निषेचन नहीं हो पाएगा। डन। तीसरा, ये दोनों का दोनों काम खत्म हो गया। अब आएगा प्रोजेस्टा सर्ट और क्या है, LNZ-20। प्रोजेस्टा सर्ट लगाया जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर खाली प्रोजेस्ट्रॉन ही प्रोजेस्ट्रॉन। और यदि LNZ-20 लगाया जाएगा तो क्या मिलेगा, प्रोजेस्ट्रॉन के साथ साथ एस्ट्रोजन। का बढ़िया तो है, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना, बोलो। गर्भाशय में तो जरूरत होता है एस्ट्रोजन का भी और प्रोजेस्ट्रॉन का भी। एस्ट्रोजन मिल रहा है, गर्भाशय की अंतःभित्ति बना देगा। प्रोजेस्ट्रॉन मिल रहा है, वो मेंटेन रखेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सोचो, तनिक दिमाग लगाओ कि वहां पर एक ऐसा यंत्र लगाया गया जो क्या निकाल रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन निकाल रहा है। या तो प्रोजेस्ट्रॉन निकाल रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन निकालेगा तब भी फायदा है, गर्भाशय की अंतःभित्ति मेंटेन रहेगी। और दोनों निकालेगा तो भी फायदा है। इससे कैसे रोका जाएगा निषेचन को? भित्ति हाँ तो अच्छी तो बात है कि भित्ति ना टूटे। भित्ति ना टूटेगा तो और अच्छा बात है ना।
कि कब उसे निषेचन होगा आकर के रूपित हो जाएगा। और बढ़िया बात है। तनिक थोड़ा सा सोचो, नहीं काम करेगा, ओवरलोड मार देगा, फ्यूज हो जाएगा। चलो हम बताते हैं, ओवरलोड हो जाएगा। चलो ज्यादा लोड भी नहीं देना चाहिए यहाँ पे ना। एमसीबी कहीं गिर गया ना, ये एमसीबी गिर जाएगा तो 2-4 साल के लिए बेड पे चल जाइएगा, मतलब कोमा में। इसका एमसीबी जल्दी उठता ना है, समय लगता है। चलो ध्यान दो कि इस गर्भाशय में हमने एक ऐसा आईयूडी लगाया, ऐसा यंत्र लगाया जो क्या दे रहा है, प्रोजेस्टेरॉन या तो एस्ट्रोजन, दोनों में से कोई, या फिर दोनों का दोनों। फायदा जानते हो इससे क्या हो जाएगा? देखो कि जैसे ही यहां पर हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी, अब कौन कौन सा हार्मोन बढ़ रहा है, या तो प्रोजेस्टेरॉन या तो एस्ट्रोजन या तो फिर दोनों, ठीक है। अब इन दोनों को स्रावित करने के लिए लगातार कौन जिम्मेदार होता है, एलएच और एफएस, इतना तो पता है ना, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही भरपूर मात्रा मिल जाएगा किसका, प्रोजेस्टेरॉन का और एस्ट्रोजन का, पीयूष ग्रंथि सनक जाएगा, समझे। वो कहा गया कि ससुरा जब हमारा बिना मेहनत कैले यहाँ पे मिल रहा है का प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, तो तुरंत जानते हो क्या करेगा, एलएच का और एफएसएच का स्तर गिरा देगा। बोला जय हिंद जय भारत। जब ऑटोमेटिक वहां बनिए रहा है तो हमको मेहनत करने की क्या जरूरत है। और जैसे गिराएगा का एलएच एफएसएच, अब बताओ कि अंडोत्सर्ग होगा, हो गया कहानी। एलएच और एफएसएच का मात्रा गिर गया, अंडोत्सर्ग नहीं होगा। अब कतनो यहाँ पे वीर्य मिल जाए, कतनो शुक्राणु मिल जाए, निषेचन होगा, काम खत्म। पॉइंट समझ में आया कि वहां पर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा की उपस्थिति के कारण पीयूष ग्रंथि क्या करेगा, अपने स्राव को रोक देगा। पीयूष ग्रंथि का स्राव क्या, एलएच और एफएसएच। जब एलएच और एफएसएच का स्राव रुक जाएगा तो सोचो जब ग्राफियन पुट्टिका ही नहीं बन पाएगी, पुटक कोशिका धरी की धरी रह जाएगी, ग्राफियन पुट्टिका नहीं बन पाएगी। जब ग्राफियन पुट्टिका नहीं बनेगी तो क्या नहीं होगा, अंडोत्सर्ग नहीं होगा, और अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो फिर आगे निषेचन की कहानी नहीं होगी। हाथ पल्ले पड़ी, 4 खत्म हो गए, 5वां भी खत्म कर ले, मिटा दे। हाँ तो कहते जा रहा, सब बाउंस ना हो रहा तो लोग का। पता है आप लोग बहुत कम पढ़ते हो। अच्छा नाम सुना है, कोटा जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, वहां एक एक इंस्टीट्यूट में एक एक सब्जेक्ट को 5-5 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ाया जाता है, लंच ब्रेक देके। वहां पे क्या हाल होता होगा, तो जो 5 घंटा जब एक सब्जेक्ट पढ़ा, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 या 15 घंटा जाके पढ़ेगा एक इंस्टीट्यूशन में दिनों रात। आप तो वहां जाने का सपना भी नहीं सोच सकते, और सपना आया तो सबसे बड़ा अपराध किया आपने। ऐसा सपना भी नहीं आना चाहिए आप लोग को, समझे, अपराधी हो जाओगे। अब उसके बाद कौन आया बच्चा, हार्मोन, 5वां। देखो सुनो इधर, अब ये जो हार्मोन्स होते हैं, अभी अभी हमने हार्मोन की कहानी देखी है, लेकिन वो कहां थी, एक डिवाइस था जो हार्मोन बना रहा था, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है, इस हार्मोन को डायरेक्टली पिल्स के द्वारा लिया जाता है, यानी कि दवाई के रूप में लिया जाता है, जिसको कहते हैं ओसीपी। ओसीपी का मतलब होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। हिंदी खोजते रहना तो लोग, यानी ओरल माने मुख के द्वारा, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब गर्भ निरोधक। अच्छा हाँ देखो याद आ गया, गर्भ निरोधक गोली, गर्भ निरोधक गोली। अरे भूल जाते हैं बाबू, पता है फ्लो बहुत मायने रखता है बच्चा। एक बार में अभी हमारी जगह पे कभी आके देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, गर्भ निरोधक गोली एक ऐसी गोली जो क्या करेगी, गर्भ को ठहरने नहीं देगी, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं होने देगी किसी महिला को, सीधा सीधा प्रेग्नेंट होने से रोकेगी उसे। अब कैसे रोकेगी, क्या करेगी, तुम सीधा सीधा कहें कि इस दवाई में, इस गोली में क्या होगा, तो इस गोली में क्या होगा, हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन होगा या तो एस्ट्रोजन होगा, वही कहानी होगी। अब सोचो कि जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी उस महिला के अंदर, क्या दिक्कत होगा, पीयूष ग्रंथि गड़बड़ा जाएगा। अब पीयूष ग्रंथि गड़बड़ाएगा तो किसका स्राव रोक देगा, एलएच का और एफएसएच का, और एलएच और एफएसएच का स्राव रोका तो समझ ही रहे हो क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो अब वो दवाइयां कौन कौन सी हैं,
सबसे पहली और कॉमन दवाई याद रखिएगा सहेली, ठीक है। और सहेली जो है आप याद रख लीजिएगा, एक नाम इसके साथ साथ CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ लखनऊ, ठीक है। इस सहेली दवा का खोज कहां पे हुआ है? लखनऊ में हुआ है, ठीक है। और ये CDRI जो है एक इंस्टीट्यूट है जो पाया जाता, मतलब पाया कहां जाता है, मतलब है कहां पे? लखनऊ में, लखनऊ में है, ठीक है। CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, वहीं पर खोज किया गया था किसका? सहेली का, ठीक है। अब दूसरा माला डी, और तीसरा याद रखिएगा माला N, माला डी और माला N, ठीक है। इन दोनों में क्या मिलेगा? वही हार्मोन मिलेगा। नहीं सुधरोगे, एकदम नहीं सुधरोगे। मैंने न्योता लिख के भेजवाए कि बचिया मत लिखो। चलो, ये दवाई का नाम याद हो गया, सहेली, माला डी, माला N, ठीक है। अब ना इसमें से एक को नाम देते हैं लघु, दूसरे को दीर्घ, किसको नाम देते हैं लघु, किसको देते, इसको देते हैं दीर्घ, और इसको कहते हैं लघु, ठीक है। लघु OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, एक को कहते हैं दीर्घ। अब लघु दीर्घ में आप अंतर खोजते रहिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, बशर्ते याद क्या रखना है इसका? डोज, डोज मतलब कैसे इसको यूज में लिया जाता है। तो सहेली जो है सप्ताह में एक बार ली जाती है, या डॉक्टरों के प्रिकॉशन के हिसाब से, जैसा डॉक्टर ने बोला वैसे, ठीक है। तो ये सहेली हफ्ता में एक बार ली जा सकती है, हफ्ता में 2 बार, या हफ्ते में 3 बार, ठीक है। जबकि माला डी और माला N रोज रात को लेना पड़ता है, यानी कि अगर वो जोड़ा सहवास की क्रिया करने वाला है तो उससे पहले क्या करना होता है? इस माला डी को या माला N को लेना होता है, यानी कि इसको रोज खाया जाता है और इसको खाया जाता है सप्ताहिक। जब तक ये खाते रहेंगे तब तक क्या रहेगा? आपके अंदर हार्मोन्स का डिसबैलेंस रहेगा। हार्मोन क्या रहेंगे? अनबैलेंस रहेंगे। अनबैलेंस रहेगा इसका मतलब कि गर्भ में या फिर पूरे शरीर में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की मात्रा बनी रहेगी, जिससे पीयूष ग्रंथि कंफ्यूज रहेगा। कंफ्यूज होकर के वो LH और FSH का स्राव रोक देगा। यदि स्राव रोक दिया पीयूष ग्रंथि ने अपना, तो समझ ही रहे हो क्या स्थिति आ जाएगी? अंडोत्सर्ग नहीं होगा। बाप रे बाप, पूरा अस्थायी खत्म।